Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this video we are going to continue the final term preparation series of education 431, that is test development and evaluation. So as you all know कि हमने previous video that was the part 1 of final term video, उसमें हमने टॉपिक 55 से लेके जो है वो टॉपिक 80 तक कवर किया था. एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक 81 टू ऑनवर्ड्स. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैचिंग एक्सरसाइजेस. अब हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि हम बीइंग अ टीचर आपने क्या करना है कि डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट तरह की के फॉर्मेट्स जो हैं वो आप अपने टेस्ट में इंक्लूड करने हैं स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट करने के लिए. तो हमने जो है वो यहाँ पे बाकी दो पार्ट्स ऊपर कवर कर लिए थे, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाता है मैचिंग एक्सरसाइजेस. जिस तरह से कॉलम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, एक साइड पे क्वेश्चन पूछा गया होता है एंड एक साइड पे जो है वो आपको करेक्ट आंसर लिखना होता है. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर. और इन दोनों कॉलम्स में पहली फर्स्ट जो आपका कॉलम होता है उसमें प्रेमिसेस होती हैं. आपके पास जो है वो कोई इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगी या कोई कुछ भी इस तरह का कॉन्टेक्स्ट होगा, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होगा जिसका रिस्पॉन्स आपके पास जो है वो सेकेंड वन यानी कि सेकेंड कॉलम में होगा. एंड इन दोनों को जो है वो आपको मैच करना होगा, स्टूडेंट्स को मैच करना होगा. एंड बीइंग द टीचर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होगी कि उन दोनों कॉलम्स को कैसे मैच करना है, यानी कि वो दोनों आपस में कैसे रिलेट करेंगे वगैरह वगैरह. अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पेपर में पूछ ले कि मैचिंग टेस्ट आइटम्स जो हैं वो किस किस चीज़ को जो है वो स्टूडेंट की एनालाइज करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो आपने कहना है कि ये स्टूडेंट की एबिलिटी को जो है वो मैयर करने के लिए यूज़ होते हैं. स्टूडेंट को पता है डिफरेंट आइटम्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है. इसी तरह आपने एक कॉलम में वर्ड्स लिख देने हैं, दूसरे कॉलम में उसकी डेफिनेशंस. इसी तरह सिंबल्स और उनके मीनिंग्स हम पूछ सकते हैं. या डेट्स आप एक कॉलम में लिख लें और हिस्ट्री में उसमें कोई इवेंट वगैरह हुआ है तो उसको दूसरे कॉलम में. इसी तरह कोई लोगों के, कोई पर्सनैलिटीज़ के नेम एंड दूसरे कॉलम में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या अकॉम्प्लिश किया है, उनकी जो भी कामयाबियाँ वगैरह. तो ये सारा कुछ जो है इस तरह की रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम स्टूडेंट से विद द हेल्प ऑफ मैचिंग कॉलम्स या मैचिंग टाइप एक्सरसाइजेस जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं. एंड ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की एनालाइज करते हैं और वो सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि सेम टाइप की. अगर आपने इस तरह का कोई कॉलम बनाया है मैचिंग टाइप जिसमें एक साइड पे सिंबल्स हैं तो वो एक साइड पे सारे सिंबल्स ही होने चाहिए. ये नहीं कि दरमियान में कोई पर्सन का नेम आ गया और उसकी पर्सनैलिटी पूछ ली, कभी डेट आ गई एंड ऑल दैट, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैचिंग एक्सरसाइज जो है वो तब यूज़ होती है जब हमने देखना होता है कि स्टूडेंट का कितना नॉलेज है डिफरेंट आइटम्स के दरमियान में रिलेशनशिप का. सही है. तो अब यहाँ पे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, प्रॉपर डायरेक्शन स्टूडेंट्स को बतानी है कि इस तरह से जो है वो पूछा जा रहा है एंड मैचिंग कॉलम्स में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्या आपने मैच करना है. सही है. तो यहाँ पे जो है वो जैसे ऊपर इंस्ट्रक्शन में उसने कहा कि लिस्ट ए में जो है वो प्रेमिसेस हैं, आपके पास डिफरेंट पर्सनस के या पर्सनैलिटीज़ के नेम है. एंड लिस्ट बी जिसको हम रिस्पॉन्सेस बोलते हैं उसमें है कि वो उनकी रीज़न ऑफ फेम क्या है, कि उनकी वजह शोहरत क्या है. तो यहाँ पे जो है वो आपने इनको मैच करना है. अच्छा, अब जैसे बाकी टेस्ट आइटम्स का देखा था तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि मैचिंग एक्सरसाइजेस के जो हैं वो यूजेस क्या क्या हैं. तो अब सबसे पहले देखें कि इसमें हमारे पास क्या आता है कि हम सिंपल जो नॉलेज के आउटकम्स होते हैं, जो आउटपुट्स होते हैं, जो रिज़ल्ट हमने बच्चों के एनालाइज करने होते हैं वो हम मैचिंग एक्सरसाइजेस की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है. और ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ फील्ड्स जो है हम इनमें एनालाइज कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि डेट्स एंड इवेंट्स का आपस में हम रिलेशन चेक कर सकते हैं, टर्म्स का डेफिनेशन के साथ, रूल्स का एग्जांपल्स के साथ. इसी तरह सिंबल्स का क्या मीनिंग है, उनके कॉन्सेप्ट्स, या आप एक साइड पे ऑथर्स लिख दें और दूसरी साइड पे टाइटल्स ऑफ बुक्स पूछ लें बच्चों से. तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं इनको एक बार बस आपने रीड कर लेना है. सही है. अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो मैचिंग एक्सरसाइजेस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं एंड कुछ हमारे पास जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं. तो सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ब्रीफ सी शॉर्ट सी फॉर्म में होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारा फैक्चुअल मटेरियल कम टाइम में बच्चों से जो है वो अटैम्प्ट करवा सकते हैं, ठीक है. एंड सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि इसका ईज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इसको बिल्ड करना या इसको बनाना, मैचिंग कॉलम्स को क्रिएट करना काफ़ी आसान है, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे अब अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें हम सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को. इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा रोट मेमोराइजेशन करता है, ज़्यादा रटे शटे लगाता है तो ही और शी विल बी एबल टू करेक्टली आंसर ऑल द मैचिंग एक्सरसाइजेस, यानी कि उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे एंड हम स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम सही से मैयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है. इसी तरह इसमें इररेलेवेंट क्लूज़ जो हैं वो होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं. आपने कोई प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट या इस तरह की कोई दो चीज़ें आपस में रिलेट नहीं कर रही और उन दोनों के कॉलम्स बना लिए, इस तरह भी हो सकता है. एंड समटाइम्स बीइंग द टीचर आपको मुश्किल हो सकती है ढूंढने में होमोजीनियस मटेरियल, यानी कि इस तरह का मटेरियल जो
लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास मैचिंग एक्सरसाइजेज में 5 आइटम्स हैं, 5 क्वेश्चन हैं, तो वो सब आपस में रिलेट करने चाहिए। तो इस तरह का जो है वो कॉन्टेक्स्ट ढूंढने में भी टीचर को मुश्किल हो सकती है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब अगर इसके लिए सजेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि आपने सिर्फ होमोजीनियस मटेरियल जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। और यही रूल जो है वो सबसे ज़्यादा वायलेट होता है, यानी कि इसी को सबसे ज़्यादा जो है वो इग्नोर किया जाता है। अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कि अनइक्वल नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज एंड प्रेमिसेस ऐड करें। अब समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने दोनों कॉलम्स में 5-5 लाइंस फॉर एग्जांपल 5-5 क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स रखे हैं, तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स के पास गेस करने का चॉइस जो है वो ज़्यादा होगा। आपने क्या करना है कि रिस्पॉन्स या प्रेमिसेस में से किसी एक को जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। फॉर एग्जांपल 4 कॉलम ए में हैं और उनके आंसर्स आप 5 कर दें, और फिर स्टूडेंट्स को कहें कि इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी के लिए भी, एंड या ये कह लें कि कोई एक ऑप्शन जो है वो किसी 2 के आंसर में आ सकता है। सो इस तरह से क्या होगा कि स्टूडेंट्स का हम उनका गेसिंग जो है वो सक्सेसफुल गेसिंग, उनके चांसेस को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की असल लर्निंग को जो है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने शॉर्ट रिस्पॉन्सेज रखने हैं, ठीक है, और कोशिश करनी है कि जो राइट साइड पे यानी कि जो आपका कॉलम बी होगा रिस्पॉन्सेज वाला, उसमें जो है वो आपने चीज़ें थोड़ी शॉर्ट रखनी है एज़ कम्पेयर टू द कॉलम ए, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास अगेन वो ऊपर वाला जो है वो आ जाता है, यहाँ पे कुछ प्रेमिसेस हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्सेज। अच्छा, अब अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो 5 हमारे पास प्रेमिसेस में हैं लाइंस, एंड यहाँ पे जो है वो 6 हैं। तो क्या होगा कि स्टूडेंट सिर्फ रोट मेमोराइजेशन पे डिपेंड नहीं करेगा या वो रैंडम गेसिंग नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा कि द स्टूडेंट विल बी फोर्स्ड टू थिंक कि यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं, तो मैं इनमें से किसी को कैसे कैंसिल करूँ या किसको डबल टिक करूँ एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने रिस्पॉन्सेज को लॉजिकल या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। तो अब जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास आ जाता है ये, तो अब इसमें जो है अगर आप लोग नोट करें तो लिस्ट ए एंड लिस्ट बी दोनों को अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अरेंज किया गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इसको अंडरस्टैंड करना, इसको कंप्रीहेंड करना, इस पर काम करना, इसको सॉल्व करना आसान होता है एंड टीचर्स को ग्रेड करना आसान होता है। तो ये एक सजेशन है। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्शंस इंडिकेट करनी है, लाइक आपने बताना है कि भाई मैंने एक साइड पे कॉजेज़ रखे हैं, दूसरी साइड पे रिस्पॉन्सेज, या आपने ऊपर लाइक उनको हाईलाइट करके गाइडलाइंस देनी है स्टूडेंट्स को। एक साइड पे मैंने ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं एंड दूसरी साइड पे उनकी पब्लिकेशंस हैं। तो मतलब बिफोर अप्रोचिंग टू द मैचिंग कॉलम स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आगे क्या आने वाला है। इससे क्या होगा कि वेगनेस यानी कि इनक्लैरिटी कम होगी, उसके अलावा एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम होंगी, आपके स्टूडेंट्स भी क्लियर रहेंगे, एंड जितने वो क्लियर होंगे दे विल बी बेटर एबल टू अटैम्प्ट मैचिंग एक्सरसाइज, और जितना वो अच्छा अटैम्प्ट करेंगे तो आप लोगों की ग्रेडिंग एंड स्कोरिंग जो है वो ज़्यादा इंप्रूव होगी। इसी तरह आ जाता है कि समटाइम्स आप लोगों ने शायद देखा हो कि मैचिंग कॉलम्स जो होते हैं वो अगर फॉर एग्जांपल एक पेज के एंड से कहीं स्टार्ट हुए हैं तो उसके 3-4 ऑप्शंस कहीं अगले पेज पे पहुंचे होते हैं। सो इस तरह की कोई प्रैक्टिस जो है वो हमने कंटिन्यू नहीं करनी, बल्कि आपने मेक श्योर करना है कि जितनी भी मैचिंग एक्सरसाइज हैं दे शुड बी एंड दे मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने की, टेस्ट को अटैम्प्ट करने की स्पीड एंड एफिशिएंसी दोनों जो हैं वो बढ़ेंगी। क्योंकि अगर आपने एक ही मैचिंग कॉलम को फॉर एग्जांपल 2 डिफरेंट पेजेस पे स्प्लिट अप किया हुआ है तो क्या होगा कि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, एंड उसके अलावा गलत अटैम्प्ट करने के भी चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट आइटम फॉर द टेस्ट, ये हमारे पास है शॉर्ट आंसर और कंप्लीशन क्वेश्चंस, सही है। तो अब अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टेस्ट आइटम्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक लाइक फर्स्ट टाइप एंड देन वी हैव सप्लाई टाइप। तो अब सप्लाई टाइप में क्या है कि लाइक पहली सिलेक्शन टाइप थी एंड देन हमारे पास सप्लाई टाइप है। तो सिलेक्शन टाइप में MCQs, ट्रू फॉल्स एंड इस तरह से मैचिंग एक्सरसाइजेस जिसमें आपको सिर्फ आउटपुट देना होता है, खुद से कुछ प्रोड्यूस या जनरेट नहीं करना होता। बट सप्लाई टाइप में यू हैव टू सप्लाई अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज द आंसर, सही है। तो इसमें शॉर्ट आंसर्स होंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। अब देखें कि शॉर्ट आंसर्स में आपके पास जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा एंड यू विल हैव टू आंसर, और कंप्लीशन आइटम्स में क्या होगा कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स होंगी एंड उनका आपको आंसर देना होगा। अगेन चाहे आपके पास शॉर्ट आंसर्स हों या चाहे आपके पास कंप्लीशन आइटम्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हों, दोनों क्योंकि सप्लाई टाइप की एग्जांपल हैं तो आपको उसके आंसर में कोई वर्ड, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि फ्रेज़, कोई नंबर, सिंबल, ये सब कुछ जो है वो हम दे सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड आपसे किस तरह का आंसर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो एज़ बिफोर हम यहाँ पे अब देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर कोई टीचर बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारे सिलेबस या कंटेंट को बहुत कम टाइम में जो है वो कवर करना चाहता है और स्टूडेंट्स को एनालाइज करना चाहता है, देन शॉर्ट आंसर्स आर वन गुड ऑप्शन।
इसी तरह से इसमें गेस करने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से सप्लाई करना होता है, यानी कि स्टूडेंट को खुद से सप्लाई करना होता है आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कि लाइक रोड मेमोराइजेशन या इस तरह से रैंडम गेसिंग के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि ट्रू फॉल्स में लाइक स्टूडेंट या तो ट्रू टिक करेगा या उसको लगेगा कि चलो ट्रू नहीं मैं फॉल्स कर दूँ टिक, तो इन दोनों में से वन वे और द अदर कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो रैंडम गेसिंग और उसके करेक्ट आंसर्स के ज़्यादा चांस होते हैं ट्रू फॉल्स वगैरह में। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का ये फ़ायदा है कि इसमें स्टूडेंट को खुद से कुछ जनरेट करना होता है, सो यहाँ पे जो है वो गेसिंग वगैरह के नुकसान से हम बच जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे अब इसकी ज़ाहिर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस को फ्रेम करना, उनको क्रिएट करना जो है डेवलप करना काफ़ी एक मुश्किल काम है, सही है। उसी तरह हम क्या होता है कि लाइक ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसमें जो हायर लर्निंग आउटकम्स है लाइक एनालिसिस एंड ऑल दैट या सिंथेसिस वगैरह, तो उनको जो है वो हम एनालाइज और जज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स का विद ओनली शॉर्ट आंसर्स। तो ये इसकी दो जो है वो लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे अगेन वही बताया हुआ है कि ये सप्लाई टाइप है, और जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट आंसर में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है लाइक व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ मैन हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, थॉमस एडिसन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट आंसर में। लेकिन अगर हम कंप्लीशन की बात करें तो यहाँ पे सेंटेंस देखें इनकम्प्लीट है, द नेम ऑफ द मैन हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब इज़ डैश। तो अब यहाँ आपको खुद से जो है वो लिखना है, सही है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो हम काफ़ी सारे फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं लाइक अरिथमेटिक्स, मैथ, साइंस और इस तरह के काफ़ी सारे एरियाज़ में जो है वो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर ये डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड है अर्जेंटीना, इसमें कितने सिलेबल्स हैं, ठीक है, ये चेक करने के लिए लाइक ये क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा आंसर होगा 4। इसी तरह नंबर 612 में 6 की क्या वैल्यू है, मतलब इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बच्चों का नॉलेज जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरह दोबारा से इसके एडवांटेजेस आ गए जो भी हम ऊपर देख के आए हैं कि गेसिंग की पॉसिबिलिटी बचती है वगैरह वगैरह, ये ऊपर वाली लाइन्स ही हैं, सही है, 2 बार रिपीट हो गया। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे कुछ सजेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपने कुछ इस तरह का वर्ड और इस तरह की वर्डिंग यूज़ करनी है अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो कि ब्रीफ यानी कि शॉर्ट भी हो एंड स्पेसिफिक यानी कि एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट भी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब पुअर इसकी एग्जांपल है कि एन एनिमल दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स इज़। अब इज़ में आगे लाइक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि आगे डायरेक्ट कोई एनिमल का नेम बताना है या उसकी कोई कैटेगरी बतानी है, कोई डोमेन बतानी है। सो बेटर ऑप्शन ये है कि आप पूछें कि एन एनिमल दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स इज़ क्लासिफाइड एज। तो अब यहाँ क्लियर हो गया कि हाँ मुझे जो है वो क्लासिफिकेशन का नेम कोई आंसर करना है। इसी तरह से एक और सजेशन है कि आपने स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से नहीं उठाना, ठीक है। जैसे अब क्लोरीन इज़ अ डैश, तो बुक में मोस्ट प्रोबेबली लिखा होगा कि क्लोरीन इज़ अ हेलोजन, बल्कि आपने क्या करना है कि बेटर वे में स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से आंसर क्वेश्चन फ्रेम करके देना है कि उससे हम उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी एनालाइज कर सकें। तो आपने कह देना है कि क्लोरीन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट कंबाइंस विद द मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज। तो अब स्टूडेंट्स के पास 2 चॉइसेस होंगी, एक तो उनको या तो क्लोरीन का पता होगा या अगर उनको एटलीस्ट ये पता हो कि कौन सा ग्रुप जो है वो मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है, तो उनका आंसर जो है वो देने का चांस सही हो जाएगा। इसी तरह से आपने जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है बजाय इसके कि हम कोई इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दें। जैसे पाकिस्तान गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन, अब इनके आगे कोई भी आंसर हो सकता है, सो ये क्लियर नहीं है यहाँ पे। इसी तरह व्हेन डिड पाकिस्तान गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, तो ये बेटर है, लेकिन फिर भी व्हेन में यहाँ से आपको एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा कि वो आपसे डेट पूछ रहा है, मंथ पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि इन व्हाट ईयर डिड पाकिस्तान गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, तो अब क्लियर हो गया कि भाई वो हमसे साल पूछ रहा है, सही है। इसी तरह और अगर हम सजेशन इनकी कंटिन्यू करें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका न्यूमेरिकल है, तो अक्सर आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी में देखा होगा कि फिज़िक्स केमिस्ट्री की बुक में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें हर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन स्टेटमेंट के आगे जो है वो ब्रैकेट में उसका आंसर लिखा होता है, लाइक जो उसका करेक्ट आंसर आना होता है। सो अगर इस तरह के कोई न्यूमेरिकल यूनिट्स के आपने आंसर क्वेश्चन बनाने हैं तो उसमें आपने जो है वो प्रॉपर यूनिट्स लिखने हैं। अब जैसे यहाँ पे है एग्जांपल के वाटरमेलन का वेट जो है वो 1 kg 200 ग्राम्स है, तो आपने बताना है कि 3 का कितना होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप इतना अनक्लियर करके लिख दें कि 3.5 kg एंड 100 ग्राम्स और 3600 ग्राम, तो स्टूडेंट खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए। सो यहाँ पे बेटर ऑप्शन देखें कि सिर्फ एक ही आंसर लिखा हुआ है, दैट इज़ 3.6 kg। तो स्टूडेंट जो है वो खुद भी क्लियर होगा कि हाँ आंसर जो है वो मुझे kg में लाना है, तो जो भी इसका आंसर kgs एंड ग्राम्स में आएगा उसको जो है वो मिला के kg में कन्वर्ट कर लेगा, सही है। तो इस तरह से आपने क्लियर रखना है चीज़ों को। इसी तरह समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दरमियान में स्पेसिस या फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं जिनको साथ साथ जो है वो फिल करना होता है, जिन्हें कंप्लीशन क्वेश्चंस कहते हैं। तो वो आपने कोशिश करनी है कि एक क्वेश्चन में बेशुमार स्टार्स या बेशुमार ब्लैंक्स नहीं डालनी,
जिससे कोई लाइक स्टेटमेंट का पर्पज़ या उससे कोई इन्फॉर्मेशन ही ना एग्जैक्ट मिल रही हो। अब जैसे पुअर आइटम में देखें कि आपके पास कितने सारे जो हैं वो डैशेज आ जाएंगे। एनिमल्स दैट आर बोर्न अलाइव, अब अलाइव भी फिल इन द ब्लैंक में चला गया, एंड सकल देयर यंग आर कॉल्ड एज मैमल्स। तो अब इसमें तीन जो है वो हमारे, चार जो है वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीशन के लिए लाइंस आ गई। इसमें बेटर सिर्फ ये है कि आपने जो है वो सारा बता दिया एंड प्रॉपर, उससे बस आखिर में बच्चे से डेफिनेशन पूछनी है और वो लाइक उसे आंसर आ जाएगा कि ये मैमल्स हैं, ठीक है। तो आपने बेशुमार ब्लैंक्स वगैरह दरमियान में जो है वो नहीं छोड़नी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम्स, लाइक जो सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स होते हैं। अब ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स है अगेन दे आर ऑफ टू टाइप्स। अभी हम आगे जाके जो है वो देखते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इनसे हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, लाइक रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये सब कुछ जो है वो हम लोअर लेवल पे करते थे जैसे MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप में। सब्जेक्टिव में जो है वो अप्लाई, ऑर्गेनाइज, सिंथेसाइज, इंटीग्रेट, इवेलुएट और प्रोजेक्ट, ये सारे काम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स के एनालाइज कर सकते हैं किससे, सब्जेक्टिव टाइप से। और उसके अलावा प्लस पॉइंट इसका ये है कि इससे हम स्टूडेंट्स के राइटिंग स्किल्स को भी मेजर कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के ऐसे होते हैं या दो तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड और एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। अच्छा, अब ये जो ओपन एंडेड है इनको एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इनमें काफ़ी लेंथी आपके पास जा सकता है आंसर। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखना है, सो ये 5 to 10 इवन इससे भी ज़्यादा पेजेस का जो है वो हो सकता है। ये होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, जिसमें आप ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि कोई भी हम आंसर कितना भी लंबा इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल से। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में आपको जो है वो लाइक चॉइस दी जाती है, आपको बताया जाता है कि एक पेज का आंसर होना चाहिए या मैक्सिमम 150 वर्ड्स का होना चाहिए, तो इसको रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स बोलते हैं, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है एग्जांपल कि आपने सेल डिवीजन इन मियोसिस एंड माइटोसिस के सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बताने हैं, तो अब ये एक प्रॉपर्ली शेप्ड क्वेश्चन है और इसमें इसके आंसर में जो भी स्टूडेंट अटैम्प्ट करेगा उससे बीइंग द टीचर हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स को कैसे एनालाइज करता है, इसी तरह मियोसिस और माइटोसिस को आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, कैसे कंपेयर कर रहा है, इसी तरह कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसी तरह अगर हमने उसको विजुअल यानी कि चार्ट्स या कोई उसने ग्राफ बनाए हुए तो उसने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, कोई हाइपोथेसिस कहते हैं, कोई लाइक फर्जी स्टेटमेंट, उसको उसने कैसे बनाया, कैसे क्रिएट किया, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, तो ये सारा कुछ जो है वो हम उसमें देख सकते हैं। उसके अलावा अगर टीचर ने क्या करना हो कि फॉर एग्जांपल हमने देखना हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, या आपके पास अगर बहुत कम सिलेबस हो जिसको आपने स्टूडेंट्स का चेक करना है तो उसके लिए भी ऐसे वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले कि ये कि आपने जो भी स्टेटमेंट है ऐसे कि वो डायरेक्टली आपने टेक्स्ट बुक से नहीं उठानी, इसी तरह से ऐसे इसको आपने रैंडमली एनोनिमसली चेक करना है। उसके अलावा इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, क्वेश्चन ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर ही यानी कि जो स्टूडेंट है उसको पता चले कि उसको उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सही है। अच्छा जी, उसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में हम बच्चों को जज कर सकते हैं, तो आपने उनको एम्प्लॉय करना है, उनको यूज़ करना है एज़ कम्पेयर टू कि हम कुछ उनसे बस लॉन्ग क्वेश्चंस पूछें। तो शॉर्ट आंसर स्टिल जो है वो अगर उसका ऑप्शन हो तो वो हमें ऑप्ट करना चाहिए। इसी तरह आपने ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें नहीं रखने। उसके अलावा जो भी आपने क्वेश्चन देना है बच्चों को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसकी क्वालिटी को आपने पहले खुद से वेरीफाई करना है। पहले आप ट्रायल यानी कि कोई सैम्पल रिस्पॉन्स खुद से लिखें एंड उसको लाइक आंसर के तौर पे यूज़ करें और फिर उसको एनालाइज करें, सही है। इसी तरह यहाँ पे टेंटेटिव की स्कोरिंग जो है वो आप यूज़ करें इन एडवांस ऑफ कंसिडरिंग एग्जामिनी रिस्पॉन्सेज, लाइक जो आपके बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनका पेपर चेक करने से पहले आपने अपने माइंड में सेट करना है कि कोई ऐसे है फॉर एग्जांपल पोल्यूशन पे, तो आपने अपने माइंड में पहले से उसकी रूब्रिक्स, पहले से उसका एक स्केल बना के रखना है कि आपको ये एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ऐसे में, जिसके हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे बच्चों की, ठीक है। तो ये नहीं कि पहले बच्चों के पेपर देख लिए और फिर डिसाइड किया कि उनको हम कैसे नंबर दें। इसी तरह से स्कोर ऑल द आंसर्स टू वन क्वेश्चन बिफोर स्कोरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेपर में जो आपने पेपर दिया है स्टूडेंट्स को उसमें 3 क्वेश्चन है, तो पहले आपने सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करके उसके नंबर दे देने हैं, फिर सब स्टूडेंट्स का सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ चेक करना है, फिर थर्ड, इस तरह से, सही है। और फिर ये भी आपने प्रायर लाइक पहले से डिसीजन आपने लेके रखना है कि अगर किसी स्टूडेंट की स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसके कितने नंबर डिडक्ट किए जाएंगे, या उसने अगर पंचुएशन में कोई एरर किया हुआ तो उसमें कितने मिस्टेक्स उनकी काउंट होंगी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें पहले से ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स, दैट इज़ ऐसे टाइप। तो अगेन इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो पता चल जाता है कि जो भी रिस्पॉन्स उन्होंने देना है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए
और उसकी किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सुटेबल या बेस्ट तब रहते हैं जब हमने स्टूडेंट्स की हाई लेवल थिंकिंग को जो है वो एनालाइज़ करना होता है, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हाई कैटेगरीज हैं। तो अब जैसे देखें कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी लेवल का कोई ऐसे या क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बच्चों से, तो हमने कह दिया कि गिव एग्जांपल्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल इन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री, कीप योर रिस्पॉन्स लिमिटेड टू 5 to 6,000 वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स अपनी एज एंड अपने ग्रेड के हिसाब से इसको बेटर वे में आंसर कर पाएंगे, बट अगर यही क्वेश्चन हम 5 क्लास के बच्चे से पूछें तो डेफिनेटली ही और शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आंसर दिस इन अ वेरी गुड वे। तो इसके लिए क्या होगा कि आपने ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स को उनकी मेंटालिटी के, उनके लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस जो हैं वो देने हैं, लेकिन अगेन आपने फ्रेम उनको जो है वो प्रॉपर वे में करना है। तो जैसे अब अगर ग्रेड 5 के स्टूडेंट को हमने दिया तो हमने कह दिया कि व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स एंड हाउ डू दीज टीचिंग्स हेल्प अस टू मेक अ गुड सोसाइटी, सही है। तो इसमें जो है वो प्रॉपर बच्चे को पता चल गया कि क्या उससे पूछा जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं। सबसे पहले ऐसे टाइप आइटम्स का, लाइक ऐसे या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों से पूछने का ये फ़ायदा होता है कि हम उनकी हाई ऑर्डर एबिलिटीज़ को जज कर सकते हैं, लाइक एनालिसिस के वो जायज़ा किस तरह चीज़ों का लेते हैं, सिंथेसाइज यानी कि कोई उन्होंने नया कॉन्सेप्ट अगर क्रिएट करना होता है तो वो किस तरह से करते हैं, एंड इवेलुएट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, लाइक आपने एक ही बार क्वेश्चन बनाना है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तकरीबन कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट एंड MCQs। फिर इसी तरह हम इसमें ये फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना जो आइडिया है वो कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं टीचर के सामने, हम ये एनालाइज कर सकते हैं। और इसमें गेसिंग या गेस का जो चांस है रोट मेमोराइजेशन का, ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी स्कोरिंग जो है वो अनरिलायबल है एंड इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि फॉर एग्जांपल के स्टूडेंट ने 150 वर्ड्स लिखे हैं तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है जिसमें कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से लिमिटेड सैम्पलिंग ऑफ द कंटेंट इज़ पॉसिबल। तो क्या होता है कि एक स्टूडेंट ने जिस तरह से अटैम्प्ट किया है, बहुत मुश्किल है कि सेम 100% उसी तरह किसी और ने अटैम्प्ट किया हो। तो यहाँ पे हम कोई सैम्पलिंग वगैरह क्रिएट करके कोई ट्रेंड या पैटर्न जो है वो नहीं नोट कर सकते। सही है। अब अगर इसकी गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे पहले जो भी आपने एग्जामिनी यानी कि जो स्टूडेंट्स है, बीइंग द एग्जामिनर, अगर आपने जो भी उससे क्वेश्चन पूछना है तो उसको उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से फ्रेम करना है, उनको क्लियरली डिफाइन करना है। उसके अलावा आगे आपने बताना है कि इसमें कितनी वैल्यू, लाइक कितने पेजेस या कितने वर्ड्स का ये होना चाहिए और इसके लिए कितना टाइम अलॉटेड है बच्चे को। उसके अलावा इसमें आपने ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं रखने, और यही सारा ये जो ऊपर वाला हम देख के आए कि कोई ट्रिवियल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस नहीं आपने डालने जो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट हो, और अगर शॉर्ट आंसर्स एम्प्लॉय कर सकते हैं तो पहले उनको करना है। एंड टेंटेटिव स्कोरिंग की, ये सारा कुछ हम सेम ऊपर वाला ही रिपीट यहाँ पे हुआ वैसे ही है। सो ये यहाँ तक जो है वो हमारे पास टॉपिक हो गए हैं 100। सो आज हमने बेसिकली 80 to 100 तक जो है वो टॉपिक्स कवर किए हैं। इसमें अगर कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।